अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से दोनों तरफ से अवामी तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है और गैर मामूली तौर पर गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों से अमेरिकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया टाइपलाइन पर भी ज़्यादा जारहाना बयान देखने में नहीं आ रहे थे। मगर आज सदर ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दे दी है, जबकि अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि तवक्को है कि ईरान जल्द एक नया रिवाइज प्रपोजल पाकिस्तान के हवाले कर देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को एक इंटरव्यू भी दिया है और कहा है कि ईरान से न्यूक्लियर मुआहदा होने तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। खबर के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान की ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ब्लॉकेड ख़त्म किया जाए और फिर मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ा जाए। इससे पहले आज सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान से मुताल्लिक एक धमकी आमेज़ पोस्ट की और लिखा कि ईरान सुधरने को तैयार नहीं है, उन्हें ये तक पता नहीं है कि नॉन न्यूक्लियर मुआहदे पर दस्तखत कैसे करने होते हैं। बेहतर होगा कि वो जल्द समझदारी का मुजाहरा करें। अहम बात यह है कि इस पोस्ट के साथ ट्रंप ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्होंने एक काले चश्मे के साथ एक काला सूट पहन रखा है और उनके हाथ में एक गन है और पस मंज़र में पहाड़ों के दरमियान वाक़ एक कैंप के इतराफ़ में धमाके हो रहे हैं और ये पस मंज़र मुमकिन तौर पर ईरान के किसी इलाके की तरह लग रहा है और पूरा मंज़र किसी जंग या फौजी कार्रवाई जैसा लग रहा है। और इस तस्वीर के ऊपर अमेरिका के झंडे के साथ लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप बज़ाहिर फिर ईरान को मुआहदे पर राज़ी करने के लिए जंग की धमकियां दे रहे हैं और वो ईरान से जल्द किसी मुआहदे पर इत्तफाक के लिए जोर डाल रहे हैं। ऐसे में आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रूस जाने से पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुझे फ़ोन पर यकीन दिलाया था कि मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद जल्द अज जल्द जवाब दूंगा। सीज़ फायर है। इस दौरान ईरान से अब्बास इराक़ची वो तशरीफ लाए अपनी टीम के जरिए, उनके साथ फिर मैराथन सेशंस हुए। पिछले हफ्ते वाले दिन मैं भी उनसे यहाँ पर मिला, इस्लामाबाद 2 घंटे की नशिस्त हुई, उसमें बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। उसके बाद फिर वो ओमान गए, ओमान से वापस पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से वो रूस गए। रूस जाने से पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि वज़ीर आज़म हमारी पूरी इखलास के साथ मीटिंग्स हुई हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद जल्द आपको जवाब देंगे। ऐसे में अब ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि ईरान जल्द एक नया प्रपोजल पेश करने वाला है। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि पाकिस्तानी सालिस तवक्को कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से अमन के लिए एक रिवाइज प्रपोजल जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने पहले वर्जन को मुस्तरद कर दिया था। इस अमल से वाकिफ ज़राए के मुताबिक जवाब आज या जुमे तक आ सकता है। इन्हीं ज़राए का कहना है कि यह ताख़ीर इस बात की निशानदही भी करती है कि ईरानी हुकाम को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। इस सारी सूरत हाल में कोई वाज़े वक्त नहीं दिया गया, लेकिन ईरान के लिए ये अवामी दबाव अहम है जो उस वक्त आया है कि जब वाइट हाउस ने इशारा दिया है कि उनका सब्र ख़त्म हो रहा है और सदर ट्रंप का ये पैगाम कि बेहतर होगा कि ईरान जल्द समझदारी का मुजाहरा करे, उनके ज़्यादा सब्र वाले कल के बयान के बरक्स था, जब उन्होंने ये कहा था कि उनका ख्याल है कि ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को हल कर लेगा। ट्रंप ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इन ख़दशात की भी तायद की, जिन्होंने कहा था कि यह वाज़ेह नहीं है कि ईरान के आला हुकाम सुप्रीम लीडर तक रसाई हासिल कर सकते हैं या नहीं, और यह भी कहा था कि उन तक रसाई मशकूक है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में ईरान जितनी ज़्यादा ताख़ीर करेगा उतने ही ज़्यादा सवालात उठेंगे। और क्या ईरान की फ़ैसला साजी का सुस्त अमल इस बात की अलामत है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई एक तवील और पेचीदा निज़ाम के आखिर में किसी खुफिया मकाम पर मौजूद हैं? CNN के मुताबिक या ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि क्या ये सख्त गिर अनासिर की एक हिकमत अमली है जो जानबूझकर उन्हें अलग रख कर वक्त हासिल करना चाहते हैं ताकि ट्रंप पर दबाव डाला जा सके? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है और ईरान समझता है कि उसके लिए यही बेहतर है कि सब अंदाजे लगाते रहें। जबकि नाजरीन, हमारी इतलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अभी तक जितने भी प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल्स आए हैं उन पर ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है और ईरानी रिस्पॉन्स का दौरानिया अब दिनों तक चला गया है, जिसकी वजह से जिस रफ्तार से बातचीत के हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, ताकि चीज़ें आगे बढ़ती और दोनों ममालिक जंग से अमन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ते। हमारी इतलात के मुताबिक इस सारी सूरत हाल में दोनों तरफ मौजूद बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स जो जंग का खात्मा नहीं चाहते हैं, वो इस मुज़ाकरात के अमल में इस ताख़ीर का फ़ायदा उठाते हुए इस अमल को डीरेल कर सकते हैं और इसीलिए जंग दोबारा शुरू होने का ख़तरा भी मौजूद है। और इस सूरत हाल में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $119 फी बैरल पर पहुंच गई हैं, यानी उस सतह पर पहुंच गई हैं जो जंग के दौरान भी नहीं थी।
क्योंकि मुसलसल गैर यकीनी बढ़ती जा रही है और तेल की सप्लाई भी 2 माह से मुतासिर है। जबकि ईरान के रिस्पॉन्स में ताखीर के हवाले से बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने लिखा है कि ईरान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई अब भी ईरानी निज़ाम में सबसे ऊपर हैं, लेकिन ईरान के अंदरूनी मामला से वाकिफ़ 3 अफराद का कहना है कि उनका किरदार ज़्यादातर फैसलों को जायज़ करार देना होता है, जबकि असल में फ़ैसले उनके जर्नैल करते हैं। जंग के दबाव ने ईरान में ताकत को एक छोटे और ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखने वाले ग्रुप तक महदूद कर दिया है, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सुप्रीम लीडर के दफ्तर और पासदाराने इनकलाब पर मुश्तमिल है। ईरानी हुकाम और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अब यही ग्रुप फ़ौजी हिकमत अमली और अहम सियासी फैसलों पर हावी है। इस सारी सूरत हाल में अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव में मुसलसल इजाफा कर रहा है और यह खबर सामने आ रही है कि सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी को मजीद तूल देने की हिदायत दे दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप ने अपने मुआवनीन को हिदायत दे दी है कि वो ईरान की नाकाबंदी को तवील मुद्दत तक बरकरार रखने की तैयारी करें, ताकि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम पर झुकने पर मजबूर किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मुलाकातों में, जिनमें पीर को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाली बातचीत भी शामिल है, ट्रंप ने ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखने का फैसला किया, जिसके लिए ईरान की बंदरगाहों से आने जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि दूसरे ऑप्शंस जैसे कि दोबारा बमबारी शुरू कर देना या तनाज़े से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाना इस नाकाबंदी को जारी रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। और 7 अप्रैल की जंगबंदी के बाद ट्रंप बार बार कशीदगी बढ़ाने से पीछे हटते रहे हैं, जिससे सिफारतकारी के लिए मौका पैदा हुआ। हालांकि इससे पहले ट्रंप ईरान की पूरी तहजीब तबाह करने की धमकी दे चुके थे, लेकिन ट्रंप अब भी चाहते हैं कि ईरानी हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए जब तक कि वो अमेरिका का अहम मुतालबा ना मान ले, यानी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना। रिपोर्ट के मुताबिक पीर को ट्रंप ने अपने मुआवनीन से कहा कि ईरान की 3 मरहलों पर मुश्तमिल पेशकश ये जाहिर करती है कि ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात नहीं कर रहा, लेकिन फ़िलहाल ट्रंप एक गैर मुय्यना मुद्दत की नाकाबंदी से मुतमईन है। एक सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक ये नाकाबंदी वाकई ईरान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा रही है, यहाँ तक कि ईरान के लिए अपना तेल ज़ख़ीरा करना भी मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से ईरान ने दोबारा अमेरिका से रब्ता करने की कोशिश की है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप का ये फैसला जंग के एक नए मरहले की निशानदेही करता है और ये भी जाहिर करता है कि सदर ट्रंप, जो हमेशा जल्द और वाज़ेह कामयाबी चाहते हैं, उनके पास इस मसले का कोई आसान हल नहीं है। ऐसे में एकतरफा तौर पर जंग ख़त्म करना ट्रंप को एक फौरी रास्ता फराहम कर सकता है और अमेरिका समेत पूरी दुनिया की मईशत को भी रिलीफ फराहम कर सकता है। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की पेशकश कबूल करने से ईरान को जंग के खात्मे की शराइत पर कंट्रोल हासिल हो जाता। इस सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप बार बार बल्कि कई बार इस जंग में अपनी फतह का ऐलान कर चुके हैं, मगर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमरीकी हुक्काम और एक बाखबर शख्स ने बताया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि अगर सदर ट्रंप 2 माह से जारी इस जंग में अपनी एकतरफा फतह का ऐलान कर दें तो इस पर ईरान का रद्द अमल क्या होगा। ऐसे में ये जंग व्हाइट हाउस के लिए एक सियासी मसला भी बन गई है। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस कम्युनिटी अमेरिका के आला हुक्काम की दरख्वास्त पर यह सवाल दीगर पहलुओं के साथ ज़ेर गौर ला रही है और इसका मकसद ये समझना है कि अगर ट्रंप इस तनाज़े से पीछे हटने का फैसला कर लेते हैं तो इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि कुछ अमरीकी हुक्काम और ट्रंप के कुछ मुशीरों को खदशा है कि ये जंग इस साल के मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़े सियासी नुकसान का बाइस बन सकती है। ऐसे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया और ट्रंप दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्द कशीदगी कम की जाए तो इससे सदर ट्रंप पर सियासी दबाव कम हो सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ताहम इसका एक ख़तरा ये भी है कि ईरान मज़ीद मजबूत हो सकता है और मुस्तकबिल में अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम दोबारा शुरू करके ख़ित्ते में अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए दोबारा ख़तरा बन सकता है। ये वाज़ेह नहीं है कि इंटेलिजेंस इदारे अपनी तहकीक कब मुकम्मल करेंगे, लेकिन एक सोर्स के मुताबिक फरवरी में इब्तिदाई बमबारी के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने अंदाज़ा लगाया था कि अगर ट्रंप इस मौके पर उसी वक्त अपनी फतह का ऐलान कर दें और अमेरिका खित्ते से अपनी फौजें कम कर ले तो ईरान इसे अपनी कामयाबी समझेगा। जबकि दीगर सोर्सेज के मुताबिक अगर ट्रंप ये ऐलान कर दें कि अमेरिका जीत गया है लेकिन साथ ही खित्ते में बड़ी तादाद में फौजी भी बरकरार रखे हैं तो ईरान इसे मुज़ाकरात की एक हिकमत अमली के तौर पर देखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे जंग ख़त्म हो जाएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस खबर की इशाअत के बाद CIA के ऑफिस फॉर पब्लिक अफेयर्स की डायरेक्टर लिज लायंस ने एक बयान में कहा कि CIA इस मुबैना इंटेलिजेंस जायज़े से वाकिफ़ नहीं है। इसके अलावा ट्रंप इंतज़ामिया के मामला से वाकिफ़ एक और शख्स के मुताबिक ईरान के हवाले से मुख्तलिफ फ़ौजी ऑप्शंस अब भी ज़ेर गौर हैं, जिनमें ईरान की फ़ौजी और सियासी क़यादत पर दोबारा फ़िज़ाई हमले भी शामिल हैं। ताहम
एक अमरीकी एहलकार और एक बाखबर शख्स का कहना है कि इनमें से बड़ा कदम जैसे कि ईरान पर ज़मीनी हमला करना अब पहले के मुकाबले में कम मुमकिन नजर आता है। हालांकि चंद हफ्ते पहले इससे मुख्तलिफ सूरत हाल थी। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए सदर ट्रंप पर अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव है। एक जरिए के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी का फायदा उठाते हुए अपने वो लॉन्चर्स, असलहा, ड्रोन्स और दीगर सामान बाहर निकाल लिया है जो जंग के आगाज में अमेरिका और इसराइल की बमबारी के दौरान ज़मीन के अंदर छुपा दिए गए थे। इसके नतीजे में अब मुकम्मल जंग दोबारा शुरू करने की कीमत पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है, खासतौर पर 8 अप्रैल को शुरू होने वाली जंग बंदी के इब्तिदाई दिनों के मुकाबले में। ऐसे में ट्रंप और उनके वजीर जंग पीट हेग्सेट मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, मगर अब रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद ट्रंप इंतजामिया के अंदर इन दावों और अंदाजों पर सवाल उठने लगे हैं। इस हवाले से अमरीकी मैगजीन दी अटलांटिक के मुताबिक अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कई दफ़ा बंद कमरा इजलासों में अमेरिका की वजारत जंग यानी पेंटागन की जानिब से ईरान जंग की सूरत हाल को बयान करने के अंदाज पर सवाल उठाया है। और ये सवाल भी उठाया है कि क्या पेंटागन ने अमेरिकी मिसाइल स्टॉक्स में होने वाली शदीद कमी को कम जाहिर किया। ट्रंप इंतजामिया के 2 सीनियर एहलकारों के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि पेंटागन की तरफ से जंग के बारे में दी गई मालूमात किस हद तक दुरुस्त हैं। इसके अलावा कई बाखबर अफराद के मुताबिक जेडी वेंस ने सदर ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत में भी बाज़ मिसाइल सिस्टम्स की दस्तयाबी पर तशवीश जाहिर की है। दूसरी तरफ अमेरिका के वजीर जंग पीट हेग्सेट और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने अवामी तौर पर कहा है कि अमेरिकी हथियारों के ज़खायर मजबूत हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि 8 हफ्तों की लड़ाई के बाद ईरानी अफवाज को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जेडी वेंस के मुशीरों के मुताबिक जेडी वेंस ने अपनी तशवीश को ज़ाती मौक़िफ़ के तौर पर पेश किया और ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि पीट हेग्सेट या जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को गलत मालूमात दी है। इसके अलावा आज जब अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी के सामने वजीर जंग पीट हेग्सेट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material might be. Reclaiming my time for we're just a watching quick it. second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of So missiles. Operation Midnight They're at the Hammer weakest accomplished moment. nothing of substance. It No, you're left us missing- at you're exactly missing the the same point. place we were before. So Their, much so their that we had to facilities start were a bombed war. and obliterated. Their ambitions continued. जबकि नाजरीन अब से थोड़ी देर पहले ईरानी मीडिया ने ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान जारी किया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि हम मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑफिशियल्स इस बात मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, ईरान को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके मामलात चला रहे हैं और मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद होकर आगे चला रहे हैं। और ये सब कुछ हम ईरान के जो लीडर हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन के, उनके ऑर्डर्स के मुताबिक कर रहे हैं। बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के दुश्मन की पहली कोशिश ये थी कि 3 दिन के अंदर अंदर ईरान का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा जब वो सुप्रीम लीडर को कत्ल कर देंगे मगर ऐसा नहीं हो सका और क्योंकि उन्होंने सुप्रीम लीडर और कंट्री के लीडर के जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको शहीद कर दिया, मगर उसके बावजूद जो दुश्मन था वो अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो गया। उसके बाद कोशिश की कि वो ईरान को एक और वेनेजुएला बना दे, मगर इस काम में भी दुश्मन नाकाम हो गया। फिर कालिबाफ कहते हैं कि अब दुश्मन एक नए फेज़ में दाखिल हो चुका है और उसकी हिकमत अमली ये है कि ईरान के ऊपर मुआशी प्रेशर डाला जाए, ईरान के अंदर तकसीम पैदा की जाए नेवल ब्लॉकेड के ज़रिए और मीडिया प्रोपेगेंडे के ज़रिए, मगर दुश्मन इसमें भी नाकाम होगा, हमें अंदर से कमज़ोर नहीं कर पाएगा क्योंकि जो ईरान के अवाम हैं वो जो दुश्मन के अज़ाइम हैं उन्हें नाकाम बना देंगे। यानी सदर ट्रंप की तरफ से आज सख्त बयान सामने आया है तो ईरान की तरफ से भी सख्त बयान का सख्त जवाब नाजरीन सामने आया है। हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बहुत अहम मामलात हैं, आपके सामने तफसीलात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक मुज़ाकरात में सबसे अहम मसला ईरान की तरफ से यूरेनियम की अफजोदगी और उसका तकरीबन 60% तक अफजोदा यूरेनियम है। अमेरिका का मुतालबा है कि ईरान तकरीबन 20 साल के लिए अपने न्यूक्लियर अफजोदगी के प्रोग्राम को मुअत्तल कर दे और इंतहाई अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमेरिका के हवाले कर दे। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सिर्फ मुख्तसर अरसे के लिए अफजोदगी के प्रोग्राम को मुअत्तल करने पर राज़ी है और वो अमेरिका को अपना अफजोदा यूरेनियम भी नहीं देना चाहता। ऐसे में तीसरा ऑप्शन कोई और मुल्क हो सकता है और इस सिलसिले में रूस मुतादिद मरतबा ईरान को यूरेनियम अपने पास मुंतकिल करने की पेशकश भी कर चुका है। और आम बात यह है
कि 2015 में ईरान और अमेरिका समेत दीगर कई ममालिक के दरमियान होने वाले जामे जौहरी मुआहदे के तहत ईरान ने पहले भी अपना अफजोदा यूरेनियम रूस के हवाले किया था। लेकिन अगर ईरान रूस को हटा के अमेरिका को अपना यूरेनियम देने पर राजी भी हो जाता है, तब भी इस खतरनाक मवाद की मुंतकली का यह अमल इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। इस हवाले से अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को गैर मुल्की ममालिक से इंतहाई अफजोदा यूरेनियम की तरसील का काफ़ी तजर्बा हासिल है। लेकिन साबिक अमरीकी हुक्काम और अमरीकी हुकूमत से बाहर माहिरीन के मुताबिक ईरान से जौहरी मवाद निकालने में अमरीका को मुनफरिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जौहरी मवाद को ईरान से बाहर मुंतकिल करने के लिए पहले उसे पहाड़ों में मौजूद उन जौहरी तनसीबात से निकालना होगा जो अमरीकी और इसराइली बमबारी और मिसाइल हमलों के बाद मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और बैनुल-अक़वामी इंस्पेक्टर्स ने गुज़िश्ता 10 माह से इन साइट्स का कोई दौरा भी नहीं किया है। इसके अलावा इस बात पर भी सियासी इत्तफ़ाक़ राय दरकार होगा कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम कहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। काउंसिल ऑन स्ट्रेटेजिक रिस्क के सीनियर फेलो और पेंटागन के साबिक एहलकार एंड्रयू वेबर के मुताबिक ये मुमकिन तौर पर तारीख का सबसे पेचीदा यूरेनियम निकालने का ऑपरेशन होगा, क्योंकि गुज़िश्ता साल जून में अमरीकी हमलों, लॉजिस्टिक तकाज़ों, सिक्योरिटी खतरात और खारजा पॉलिसी में कशीदगी की वजह से बहुत सी गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। ईरान के जौहरी मवाद का मुस्तकबिल अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में एक अहम रुकावट है। ट्रंप ने जुमे को कहा था कि ईरान ने अपना इंतहाई अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमरीका के हवाले करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। ताहम ईरान ने चंद घंटों के अंदर ही इस दावे की तरदीद कर दी थी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान के पास 60% तक इतना अफजोदा यूरेनियम मौजूद है जिससे तकरीबन 11 न्यूक्लियर हथियार बन सकते हैं, यानी ईरान के तकरीबन 440 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम से। और ट्रंप इंतज़ामिया अब भी इस बात पर जोर दे रही है कि इस अफजोदा यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि ईरान को जौहरी हथियार तक पहुंचने के मुमकिन रास्ते से रोका जा सके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस इंतहाई अफजोदा मवाद का निसफ हिस्सा इस्फहान के जौहरी कॉम्प्लेक्स में ज़ेर ज़मीन सुरंगों में मौजूद है, जबकि कुछ मवाद नतंस की इनरिचमेंट साइट में रखा हुआ है। दोनों साइट्स को गुज़िश्ता साल जून के हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा था। माहिरीन के मुताबिक ईरान ने इस साल के तनाज़े से पहले इस्फहान और नतंस के दाखिली रास्तों को मज़ीद मजबूत कर दिया था और हालिया अमरीकी या इसराइली हमलों के बाद नतंस के दाखिली रास्ते मज़ीद मलबे तले दब गए हैं। एक नए मुआहदे की मिसाल पहले भी मौजूद है जिसमें ईरान के अफजोदा यूरेनियम को ख़त्म करने के बदले एक बड़ा मुआशी फ़ायदा दिया गया था और 2015 के जौहरी मुआहदे के हिस्से के तौर पर ईरान के 20% तक अफजोदा यूरेनियम की 11 टन से ज़्यादा मिकदार रूस मुंतकिल कर दी गई थी, जिसके नतीजे में ईरान पर सख्त मुआशी पाबंदियाँ हटा ली गई थीं। इस मुआहदे के तहत ईरान को 15 साल के लिए सिर्फ 3.67% अफजोदा यूरेनियम का 300 किलोग्राम से कम ज़ख़ीरा रखने की इजाज़त दे दी गई थी। ताहम यह मुआहदा 2018 में उस वक्त कमज़ोर होना शुरू हो गया जब ट्रंप ने उसे यकतरफ़ा तौर पर ही तर्क कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता साल जून के हमलों से पहले ईरान के पास 60% तक इंतहाई अफजोदा यूरेनियम के 441 किलोग्राम और 20% अफजोदा यूरेनियम के तकरीबन 200 किलोग्राम मौजूद थे। माहिरीन के मुताबिक इस मवाद को चंद हफ्तों के अंदर 90% तक अफजोदा करके न्यूक्लियर हथियारों के दर्जे के मवाद में तब्दील किया जा सकता है। ताहम ईरान इस वक्त यूरेनियम की अफजोदगी नहीं कर रहा है और ये समझा जाता है कि जून के हमलों के बाद उसकी अफजोदगी की सलाहियत को शदीद नुकसान भी पहुँचा है। मुज़ाकरात में शामिल अफराद के मुताबिक ईरान ने पेशकश की है कि 60% तक इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को कम से कम 20% की सतह तक डाउन ब्लेंड कर दिया जाए, जिससे अमेरिका के कुछ खदशात कम हो सकते हैं और ईरान उसे सिविलियन मकासद के लिए मवाद रखने के इक़दाम के तौर पर अपनी आवाम के सामने पेश कर सकता है। ताहम माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान के जौहरी हथियार बनाने के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना हो तो 60% अफजूदा यूरेनियम को ईरान से बाहर ही मुंतकिल करना होगा और मुमकिन है कि ईरान का 20% अफजूदा मवाद भी बाहर भेजा जाए। मगर सवाल यह है नाजरीन के अमरीका के पास माजी में यूरेनियम कैसे मुल्क से मुंतकिल करने का तजर्बा है। इस हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमेरिका के पास इस तरह के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को मुंतकिल करने का काफ़ी तजर्बा माजी में मौजूद है और ये तजर्बा सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जौहरी फैलाव के ख़तरे से निमटने की कोशिशों के दौरान हासिल हुआ था। अमेरिका ने 1994 में काज़ाकिस्तान में एक खुफिया ऑपरेशन प्रोजेक्ट सेफायर के तहत 90% तक इंतहाई अफजूदा 600 किलोग्राम यूरेनियम वहाँ से मुंतकिल कर दिया था। इसके लिए अमेरिकी टीम ने काज़ाकिस्तान में 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजारा था, जहाँ इस मवाद को दोबारा पैक करके 440 से ज़ायद खुसूसी कंटेनर्स में रखा गया, जो बाद में 2 बड़े C5 ट्रांसपोर्ट तैयारों में लोड किए गए थे। इन तैयारों को दौरान परवाज 3 बार रिफ्यूल किया गया था ताकि जौहरी मवाद के साथ इन जहाज़ों को किसी गैर मुल्की एयरबेस पर रुकने की ज़रूरत ना पड़े और ये जहाज़ सीधा अमेरिका पहुँचे
और ये C5 तैयारों की तारीख की सबसे तवील परवाज़ें थी और फिर बाद में इस यूरेनियम को अमरीकी पावर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करने के लिए डाउन ब्लेंड कर दिया गया था। और फिर इस ऑपरेशन के 4 साल बाद 1998 में अमरीकी और बरतानवी माहिरीन ने जॉर्जिया के शहर तिबिलिसी के करीब एक साबिक सोवियत रिसर्च रिएक्टर से तकरीबन 5 किलोग्राम इंतहाई अफजोदा यूरेनियम निकाला था। ये मवाद एक C5 तैयारे के जरिए स्कॉटलैंड में एक न्यूक्लियर साइट तक पहुंचा दिया गया था। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे दीगर ऑपरेशंस के तजर्बे की बुनियाद पर अमरीकी महकमा तवानाई और उसकी न्यूक्लियर लेबॉर्ट्रीज़ ने एक मोबाइल पैकेजिंग प्रोग्राम भी कायम किया है। और इस प्रोग्राम के तहत अमरीका के जौहरी माहिरीन और लेबॉर्ट्री आलात, एक्सरे मशीन, तराजू और ख़तरनाक मवाद को संभालने के लिए ग्लव बॉक्सेस अमरीका से बाहर भेजे जा सकते हैं ताकि प्लूटोनियम या इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को निकाला जा सके। और अगर अमरीका अपने इन माहिरीन को ईरान भेजता है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के माहिरीन को भी शामिल किया जा सकता है ताकि मवाद निकालने के बाद यूरेनियम की मिकदार और अफजूदगी की सतह की तस्दीक की जा सके। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव से मुंसलिक अमरीका की महकमा तवानाई के ऑफिस ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल रिमूवल के साबिक डायरेक्टर स्कॉट रॉयकर के मुताबिक ये एक बहुत ही गहरा और वक्त तलब अमल होगा जो हफ्तों तक चल सकता है और ईरान का इंतहाई अफजोदा यूरेनियम गैस की शक्ल में भारी सिलेंडर्स में महफूज है। इसलिए माहिरीन को ये जांचना होगा कि आया उसे इसी हालत में महफूज तरीके से बाहर मुंतकिल किया जा सकता है या पहले उसे ऑक्साइड पाउडर में तब्दील करना पड़ेगा। और अगर मलबे में दबने वाले कुछ सिलेंडर्स को नुकसान पहुंचा हो तो इजाफी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, जबकि हथियारों के साबिक इंस्पेक्टर और इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के सरबराह डेविड ऑलब्राइट के मुताबिक ये काम खुसूसी रिमोट आलात के जरिए किया जा सकता है जिनमें रोबोट्स भी शामिल हैं जो पहाड़ों में मौजूद सुरंगों में जाकर इस खतरनाक मवाद और नुकसान की मौजूदगी को जांच सकते हैं। स्कॉट रॉयकर का मजीद कहना है कि ये अफजोदा मवाद कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी पैदा कर सकता है, लेकिन इसे संभाला जा सकता है और जब इसे ऐसी शक्ल में ले आया जाए जो मुंतकिल की जा सके तो फिर यह अमल काफ़ी सीधा हो जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि एक और सवाल यह है कि इस मवाद को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी हुक्काम ने इस तरह के किसी भी मुआहदे पर एतराज़ किया है जिसमें अमरीका ईरान का यूरेनियम हासिल करे। माहिरीन के मुताबिक इसे 2015 के मुआहदे की तरह रूस भेजा जा सकता है या मुमकिन है इसे कम अफजोदा करके किसी कमर्शियल कंपनी को फरोख्त कर दिया जाए। एंड्रयू वेबर के मुताबिक एक मुतबादिल ये भी हो सकता है कि मवाद को कजाकिस्तान भेज दिया जाए जहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ज़ेरे कंट्रोल कम अफजोदा यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। ईरान के इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को वहां कम अफजोदा यूरेनियम से मिलाकर इसकी अफजोदगी कम की जा सकती है और फिर इस बैंक में महफूज किया जा सकता है जो सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में दुनिया भर के ममालिक को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल हासिल करने का एक तरीका फराहम करता है। अगर ऐसा मुआहदा तय पा भी जाए तो ये अमरीका के तमाम खदशात को ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि अमरीका को इस खतरे से भी निमटना होगा कि ईरान अपने अफजोदा यूरेनियम का कुछ हिस्सा छुपाने या निकालने की कोशिश कर सकता है। इस खतरे को कम करने के लिए किसी भी नए मुआहदे में वसी पैमाने पर मुआयने या इंस्पेक्शन के इख्तियारात शामिल करना ज़रूरी होगा जिनके तहत अमरीका या बैनुल अक़वामी इंस्पेक्टर्स उन साइट से माहौलियाती नमूने ले सकें जहां ईरान दावा करता है कि न्यूक्लियर मवाद तबाह हो चुका है। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में ईरान जंग के असरात ईरान की मईशत पर बुरी तरह पड़ रहे हैं और सदर ट्रंप ने जंग शुरू करते हुए ये ऐलान किया था यह जंग ईरानी अवाम की ईरानी रजीम से आज़ादी के लिए है, मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा ईरानी अवाम ही मुतासिर हो रहे हैं जबकि रजीम अपनी जगह पर कायम है और मौजूद है। इस वक्त ईरानी अवाम और ईरानी मईशत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। जब दिसंबर के आखिर में ईरान में ख़राब मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी और गिरती हुई करेंसी के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हुए तो उस वक्त $1 14 लाख ईरानी रियाल का हो चुका था, जबकि उससे एक साल पहले एक अमरीकी डॉलर 8 लाख ईरानी रियाल का था। यानी एक साल में ईरानी रियाल की कीमत तकरीबन आधी होकर रह गई थी और 2 माह पहले यानी जंग शुरू होने से पहले एक अमरीकी डॉलर 17 लाख ईरानी रियाल का हो चुका था। और आज अमरीका की नाकाबंदी के बाद ईरानी रियाल तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है और एक अमरीकी डॉलर 18 लाख ईरानी रियाल का हो गया है। 18 लाख ईरानी रियाल। और एक तरफ अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी की हुई है तो दूसरी तरफ चीन की उन रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगा दी हैं जो ईरानी तेल खरीदती रही हैं। साथ ही अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह ऐलान भी कर दिया है कि ईरानी एयरलाइंस के साथ दुनिया में जो भी कंपनी काम करेगी तो उसे भी अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। और उनके मुताबिक ये अमेरिका के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का हिस्सा है। स्कॉट बेसेंट ने दुनिया के दीगर ममालिक को खबरदार किया है कि वो अपने मुल्क में उन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लें जो ईरानी एयरलाइंस को जेट फ्यूल, केटरिंग या मेंटेनेंस फराहम करती हैं। जबकि रिसर्च फर्म केपलर के मुताबिक अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है और अब ईरान के पास तेल को जखीरा करने की जगह तेज़ी से ख़त्म हो रही है। केपलर के मुताबिक अब ईरान के पास 12 से 22 दिन की मजीद स्टोरेज मौजूद है और अगर उस वक्त तक
नेवल ब्लॉकेट ख़त्म ना हुआ तो फिर ईरान को अपनी रोज़ाना की प्रोडक्शन में 15 लाख बैरल्स तक की कमी करना पड़ जाएगी। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक ईरान पहले ही सऊदी अरब, इराक, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात की तरह अपनी प्रोडक्शन कम कर चुका है और अब उसमें मज़ीद कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि तेल के कुओं को बंद करना या उनकी प्रोडक्शन कम करना आसान नहीं होता, क्योंकि दोबारा प्रोडक्शन बढ़ाने या शुरू करने में बहुत वक्त लग जाता है और अक्सर कुओं को नुकसान भी हो जाता है। मगर इस वक्त मसला ये है कि ईरान अपने तेल के कुओं से तेल तो निकाल रहा है, मगर अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट की वजह से उसे सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसीलिए तेल को स्टोर करना पड़ रहा है और स्टोरेज की जगह तेज़ी से ख़त्म हो रही है। अमरीकी ब्लॉकेट से पहले ईरान ने मार्च में रोज़ाना 18 लाख बैरल्स तक तेल सप्लाई किया और केपलर के मुताबिक अब उसमें 70% कमी आ चुकी है। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक एक 29 साल पुराना ईरानी सुपर टैंकर नाशा एक लंबे अरसे तक रडार से गायब रहने के बाद अचानक नमूदार हुआ है, जो इस बात की निशानदही करता है कि स्टोरेज की जगह तेज़ी से ख़त्म होने की वजह से ईरान अब तेल स्टोर करने के लिए अपने रिटायर्ड ऑयल टैंकर्स को भी इस्तेमाल कर रहा है। नाशा 1997 में बनाया गया ईरानी सुपर टैंकर है, जो एक लंबा अरसा रडार से गायब रहने के बाद ईरान के खार्क जजीरे पर अचानक नमूदार हुआ है, क्योंकि अमरीकी ब्लॉकेट के बाद ईरानी तेल से भरे हुए मुतादिद जहाज़ पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान में फंसे हुए हैं और जो जहाज़ बाहर हैं वो नेवल ब्लॉकेट की वजह से वापस नहीं आ सकते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त ईरान में मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई हैं। असल जो तेहरान में एक फ्रीलांसर डिज़ाइनर हैं, उन्होंने CNN को बताया कि जंग शुरू होने और इंटरनेट की बंदिश के बाद उन्हें 2 माह से कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं और सब कुछ रुक कर रह गया है। वो ये बताते हुए आबदीदा हो गई कि अब उनकी आमदनी उनके अखराजात के लिए भी काफ़ी नहीं है। नाज़रीन, ईरान की मईशत जंग से पहले भी बुरी हालत में थी, मगर अब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहना है कि जंग की वजह से मज़ीद 41 लाख ईरानी अवाम गुर्बत में धकेल दिए जाएंगे, जबकि UNDP का यह भी कहना है कि हज़ारों एयर स्ट्राइक्स की वजह से बहुत से ईरानियों को अपने घर छोड़ने पड़े। जबकि मीडिया आउटलेट एको ईरान के मुताबिक ईरान जंग से ईरान में 23,000 फैक्ट्रियाँ और फर्म्स मुतासिर हुई हैं। ईरानी डिप्टी वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर के मुताबिक इससे बराह रास्त 10 लाख नौकरियाँ मुतासिर हुई हैं, जबकि ईरानी पब्लिकेशन एतमाद के मुताबिक मज़ीद 10 लाख अफराद इस जंग के बिलवास्ता असरात की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं। क्वींस इंस्टीट्यूट, जो कि एक फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक है, उसके हादी कहलजादे का कहना है कि ईरान जंग की वजह से 50% ईरानियों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं और मज़ीद 5% अवाम को गुर्बत में धकेल दिया गया है। बहुत सी कंपनियों ने जंग, महंगाई और रिसेशन के मजमूई असरात की वजह से अपने ऑपरेशन ही रोक दिए हैं। ईरान में मार्च में 72% महंगाई रिकॉर्ड की गई, मगर ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ज़रूरी अशिया की महंगाई इससे बहुत ज़्यादा थी। गुज़िश्ता माह जब इसराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस पर हमला किया तो उसके बाद हज़ारों वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिली और वो अनपेड लीव्स पर हैं। ईरान की स्टील, टेक्सटाइल और दीगर इंडस्ट्रीज़ लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं, क्योंकि बिजनेस नहीं है, इसलिए मुनाफा नहीं है और इसीलिए वर्कर्स को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। ईरान की बड़ी टेक्सटाइल फर्म्स में से एक बुरोजर्द ने 700 अफराद को नौकरी से निकाल दिया है, जबकि कहलजादे के मुताबिक मुतादिद डेयरी प्लांट्स ने भी अपने ऑपरेशन रोक दिए हैं, क्योंकि उनके पास पैकेजिंग मटीरियल ही नहीं है। सुहेला, जो कि एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट हैं, उन्होंने न्यूज़ वेबसाइट फरारू को बताया कि 28 फरवरी को जब वो अपने घर से फ़्लाइट पर जाने के लिए निकल रही थी तो उन्हें एक कुलीग की कॉल आई और उसने बताया कि सब कुछ कैंसिल हो गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हमारा एयरलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक का था, इसलिए जब तक फ़्लाइट्स दोबारा शुरू नहीं होंगी उस वक्त तक हमें तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी। और नाजरीन, ईरान में एयरलाइन ऑपरेशंस शुरू तो दोबारा कर दिए गए हैं, मगर जंग से पहले के मुकाबले में चंद फ्लाइट्स ही ऑपरेट कर रही हैं और अब भी एयरपोर्ट्स पर पहले के मुकाबले में सन्नाटे का आलम है। और यही सूरत हाल पूरे मुल्क में है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 1,47,000 ईरानियों ने पिछले 2 माह में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है, जो गुज़िश्ता साल से 3 गुना ज़्यादा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स फर्म डिजिकाला ने अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। जाफ़र, जो कि ईरान में एक डेटा एनालिस्ट हैं, उन्होंने फरारू को बताया कि उन्हें अपनी कंपनी के ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर बंद करने पड़े और 50 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा और अब उन्हें कर्ज उतारना है, किराया देना है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि वो खुद राइड हेलिंग में काम करें, जबकि ईरान में इंटरनेट की बंदिश ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन के लिए मसला बन गई है कि जो घर से काम करती हैं। सुमैया, जो इस्फहान में रहती हैं और अपनी 50s में हैं, वो सालों से ऑनलाइन जर्मन ज़बान सिखाती हैं और उनकी क्लासेस फुल होती थी, मगर अब इंटरनेट की बंदिशों के बाद उन्हें लोकल ऐप्स पर मुंतकिल होना पड़ा जो इतनी रिलायबल नहीं है।
उन्होंने CNN को फ़ोन पर बताया कि अब कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। तमाम स्टूडेंट्स एक साथ ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते क्योंकि प्लेटफॉर्म क्रैश होता रहता है। खबर के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्लेम करने वालों में 1/3 ईरानी खवातीन हैं और बेरोजगारी ने पहले से पैसों की कमी का शिकार ईरानी हुकूमत और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पर मजीद बोझ डाल दिया है। कंजर्वेटिव ईरानी अखबार इत्तलात ने पीर को लिखा कि इन मसाइल को महज अल्फाज और बयानात से एक तरफ नहीं किया जा सकता। हुकूमत को जल्द ही इस जंगज़दा मईशत के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम लाना होगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और आम खबर, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इंडिया जो कुछ अर्सा पहले तक ईरान के बहुत करीब समझा जाता था, उसके ईरान से बहुत अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात थे, मुआशी ताल्लुकात थे। ईरान की चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट में इंडिया सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा था, मगर अब वही इंडिया ईरान से फासला इख्तियार कर रहा है। बल्कि मोदी हुकूमत ने इंडिया की सिफारती सिमत ही पूरी तरह से बदल कर रख दी है। और एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया से इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, इसराइल के अपने मगरबी इत्तेहादी उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो इंडिया इसराइल का बड़ा सपोर्टर और डिफेंडर बनकर सामने आ रहा है। यहाँ तक कि आलमी फोरम्स पर इंडिया इसराइल के हवाले से सख्त रवैये और मजम्मती बयानात की मंजूरी में भी रुकावटें खड़ी कर रहा है। जब से इंडिया को 11 ममालिक के इत्तेहाद ब्रिक्स की चेयरमैनशिप मिली है, उस वक्त से इंडिया अपनी पोजीशन और अपने मौक़िफ़ को ब्रिक्स इत्तेहाद के इजलासों और मुश्तरका बयानात में हावी करने की कोशिश कर रहा है। इत्तेहाद में शामिल अक्सरियती ममालिक की राय के बरक्स प्रो इसराइल और एंटी ईरान मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। ब्रिक्स 11 ममालिक पर मबनी एक बड़ा इत्तेहाद है। इंडिया, रूस, चीन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के बानी ममालिक हैं। इसके अलावा मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात भी इस इत्तेहाद में शामिल हैं। जबकि सऊदी अरब को 2024 में इस इत्तेहाद की मेंबरशिप दी गई थी, मगर सऊदी अरब ने अभी तक इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार नहीं की। गुज़िश्ता साल दिसंबर में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए इंडिया को मिली थी और इंडिया की सरबराही में रवा साल 2 अहम इजलास होने जा रहे हैं। अगले महीने 14 और 15 मई को ब्रिक्स के वुज़राए खारजा का इजलास होगा, जिसके बाद 10 और 11 सितंबर को ब्रिक्स का सरबराही इजलास होगा। लेकिन इससे पहले ही ब्रिक्स के दीगर ममालिक के इंडिया से शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। 23 और 24 अप्रैल को इंडिया में ब्रिक्स ममालिक के डिप्टी वुज़राए खारजा और खुसूसी नुमाइंदों का इजलास हुआ, लेकिन इंडिया की जानिब से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की मजम्मत करने से इनकार और इसराइल की हिमायत की वजह से इस इजलास का मुश्तरका बयान तक जारी नहीं किया जा सका। भारतीय अखबार दी हिंदू में सहाफ़ी सुहासनी हैदर की खबर के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में ब्रिक्स के नायब वुज़राए खारजा की मीटिंग ने इंडिया की ब्रिक्स की सरबराही के हवाले से मुश्किलात बढ़ा दी हैं। हालिया जंग के हवाले से ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की कशीदगी और इंडिया की तरफ से इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े में इसराइल के हवाले से सख्त ज़बान को डाइल्यूट करने की कोशिश ने ब्रिक्स की इस मीटिंग के मुश्तरका एलामिये को डीरेल करके रख दिया। ये इजलास इतना पोलराइज था कि इसका कोई मुश्तरका बयान ही ना जारी किया जा सका और बतौर ब्रिक्स के सरबराह इंडिया ने चेयर स्टेटमेंट जारी कर दी, जिसमें महज उन मौज़ूआत का जिक्र है जिन पर इजलास में बहस की गई है। ये मीटिंग रात गए तक जारी रही। ब्रिक्स ममालिक के नुमाइंदों में हीटेड डिबेट्स हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के वफूद के दरमियान बहस हो गई। इसी तरह कई सिफारती और सरकारी ज़राए के मुताबिक 23 और 24 अप्रैल को होने वाली मीटिंग्स में इंडिया ने इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से ज़बान को नरम करने की गैर मुतवक्के कोशिश की, जिसकी तकरीबन तमाम दीगर ब्रिक्स अरकान ने मुखालफत की। दी हिंदू की खबर के मुताबिक मीटिंग में मौजूद ज़राए ने बताया कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम जो मुश्तरका बयान के हवाले से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ब्रिक्स के 2025 के ब्राज़ील में होने वाले इजलास और 2024 में रूस में होने वाले इजलास के पैराग्राफ बदलने की भी कोशिश की, जैसे कि उन पैराग्राफ से इसराइल की गज़ा और लबनान पर बमबारी के हवाले से इस्तेमाल की गई तनकीदी ज़बान को नरम करना और 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीनी रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर ईस्ट यरूशलेम का जिक्र हटा देना शामिल था। यहाँ तक कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने यह कोशिश भी की कि वेस्ट बैंक और लबनान में इसराइली कार्रवाइयों पर तनकीद करते वक्त इसराइल का बराह रास्त नाम लेने के बजाय काबिज़ ताकत लिखा जाए। इजलास में शरीक एक सिफारतकार ने बताया कि हम भारतीय वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम के इस रवैये पर बहुत हैरान हुए, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने कई आलमी फोरम्स पर ऐसी ज़बान के इस्तेमाल पर एतराज़ नहीं किया, यानी इसराइल का बराह रास्त नाम लेना और ईस्ट यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मानना। मगर एक और सिफारतकार ने बताया कि इंडिया ने जनवरी 2026 में इंडिया अरब लीग समिट में भी इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से अल्फाज के इस्तेमाल में ऐसी ही तब्दीलियाँ शामिल की थीं। दी हिंदू की खबर के मुताबिक इंडिया ने 2017 से बयानात में ईस्ट यरूशलेम की इस्तिलाह का इस्तेमाल ही बंद कर दिया है। भारतीय वजारत ने दी हिंदू के सवाल पर जवाब ही नहीं दिया कि क्या मीटिंग में फ़लस्तीन के मामले पर
इंडिया अकेला था, जबकि ये मीटिंग ब्रिक्स ममालिक के लिए आने वाले हफ्तों में इन्हीं मौज़ूआत पर मजीद मुश्किल बातचीत की बुनियाद बन गई है। ब्रिक्स के वज़ीर ख़ारजा का इजलास 14 और 15 मई को होगा, जबकि सरबराही इजलास 10 और 11 सितंबर को होगा। भारतीय हुकूमत को अगले माह की मीटिंग के लिए कई वज़ीर ख़ारजा की कन्फर्मेशन भी मिल चुकी है। ताहम 23 और 24 अप्रैल की मीटिंग के हवाले से तमाम हुक्काम और सिफारतकारों का ये मानना है कि इंडिया की पोजीशन को एक तरफ रख भी दिया जाता तो भी मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के शदीद इख्तिलाफात की वजह से इस इजलास के मुश्तरका बयान पर तमाम अरकान का मुत्तफ़िक़ होना मुश्किल ही था। ज़राए के मुताबिक ईरान चाहता था कि मुश्तरका बयान में कहा जाए कि अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला करके जंग का आगाज़ किया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात चाहता था कि ईरान पर वाज़ेह तनकीद की जाए कि उसने ब्रिक्स के एक रुकन पर हमला किया है। एक सिफारतकार के मुताबिक ब्रिक्स बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गया है। मीटिंग का माहौल बहुत कशीदा था, हर फरीक मैक्सिमलिस्ट मौक़िफ़ रखता था और किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक और सिफारतकार ने बताया कि ये मीटिंग्स तवील और थका देने वाली थी, जो जुमेरात को आधी रात के बाद भी जारी रहीं और फिर जुमे को दोपहर के बाद भी कई घंटे तक जारी रहीं। आखिर में जब रुकन ममालिक का मुश्तरका बयान पर इत्तफाक ना हो सका तो भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने चेयर स्टेटमेंट जारी कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए इसी चेयर स्टेटमेंट के मुताबिक ब्रिक्स के अरकान ने मशरिक़ वस्ता की हालिया जंग पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की और अपनी राय और ख़यालात का इजहार किया। फ़लस्तीन और गज़ा की सूरत हाल पर भी बहस हुई। लबनान में जगबंदी का खैर मकदम किया गया और इजलास में शाम, यमन, इराक, लीबिया और सूडान के मामलात पर भी बात हुई। इस एलामिया में गज़ा, लबनान और मशरिक़ वस्ता की जंग का जिक्र तो किया गया, मगर इसराइली जारियत का जिक्र करना तो दूर की बात, इसराइल का नाम तक नहीं लिया गया। और इसी भारतीय रवैये की वजह से मई में होने वाले ब्रिक्स के वज़ीर ख़ारजा के इजलास और सितंबर में होने वाले सरबराही इजलास में इख्तिलाफात सामने आने का इम्कान पैदा हो गया है। आम बात यह भी कि इंडिया के पास सरबराही आने से पहले आलमी तनाज़ात के हवाले से ब्रिक्स बहुत वोकल था। गुज़िश्ता साल जून में जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ब्रिक्स इत्तेहाद की सरबराही ब्राज़ील के पास थी और उस वक्त ब्रिक्स ने ईरान पर हमले को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था, उसकी मजम्मत भी की थी। मगर अब कि जब इंडिया के पास सरबराही आ गई है तो इंडिया की तरह ब्रिक्स भी खामोश नज़र आ रहा है। हालांकि इत्तेहाद के अहम ममालिक इनफरादी तौर पर ईरान जंग के हवाले से सख्त बयानात जारी कर रहे हैं, मगर आम बात यह है कि दीगर आलमी फोरम्स पर भी इंडिया यही रवैया अख्तियार कर चुका है। इंडिया शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO का भी बाकायदा रुकन है, लेकिन गुज़िश्ता साल जब शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये में ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की गई तो इंडिया ने इस एलामिये से फासला इख्तियार कर लिया था और अपना इनफरादी मौक़िफ़ जारी कर दिया था, जिसमें ना तो इसराइली जारियत की मजम्मत की गई थी और ना ही ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया गया था। जबकि SCO के बयान से अलग होने से एक दिन पहले इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक ऐसी करारदाद पर वोटिंग से भी एब्सटेन किया था जिसमें गज़ा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। और ख़ुद इंडिया में मोदी हुकूमत की यह ख़ारजा पॉलिसी गैर मामूली तनकीद की जद में है। कांग्रेस आए दिन सवालात उठा रही है। आज़ाद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार परेशान हैं क्योंकि माजी में इंडिया की फ़लस्तीन के हवाले से एक वाज़ेह पोजीशन रही है। 1947 के बाद से कई दहाइयों तक इंडिया फ़लस्तीन की आज़ादी का बड़ा हिमायती रहा। ताहम बाद में इंडिया इसराइल के करीब हो गया, लेकिन इतनी बड़ी सिफारती शिफ्ट कभी नहीं देखी गई थी कि जो मोदी हुकूमत में देखी गई है। इसी तरह इंडिया के ईरान के साथ भी करीबी ताल्लुकात रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले से बिल्कुल पहले नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया और इसराइल को इंडिया की हिमायत का यकीन दिलाया। ब्रिक्स इजलास के तनाज़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने कहा है कि इंडिया के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा और खुसूसी नुमाइंदों की मीटिंग बगैर किसी मुश्तरका बयान के ख़त्म हो गई। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों 11 रुकनी ब्रिक्स का हिस्सा हैं और जंग के हवाले से उन दोनों ममालिक का अलग मौक़िफ़ रखना खिलाफ तवक्को नहीं था। लेकिन जो बात हैरानकुन और शर्मनाक है वो ये है कि इजलास का मुश्तरका बयान जारी ना होने की दूसरी वजह भारत का ये इसरार था कि इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में ब्रिक्स के बयानात में ज़बान को नरम किया जाए, जो कि रूस, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के नुमाइंदों के लिए नाकाबिल कबूल था। जयराम रमेश ने मज़ीद लिखा कि इंडिया दुनिया का वाहिद बड़ा मुल्क है जो इसराइली रजीम के साथ इतनी मजबूत यकजहती दिखा रहा है। हालांकि इसराइल गज़ा में अपनी नस्लकुशी, जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी और मकबूजा वेस्ट बैंक में लाखों फ़लस्तीनियों की ज़ालिमाना बेदखली जारी रखे हुए है। आज की बड़ा इतना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।